रात 10 बजे के करीब थकी हारी नैना घर पहुंची तो भाभी ने रोखेपन से कहा, दीदी तुम्हारा खाना ढक कर रखा है, चाहो तो गर्म करके खा लेना। नैना ने सिर हिलाते हुए अच्छा कहा और कपड़े बदलने अपने कमरे में चली गई। हाथ मुंह धोकर खाना लेकर वह अपने कमरे में आई थी कि भाभी की बातें उसके कानों में पड़ी। अब तो हद हो गई है, रोज ही रात को देर से लौटना, कभी खाना खाए तो ठीक, नहीं खाए तो ठीक। इन्होंने तो नाक में दम कर रखा है। मोहल्ले वालों अन्य की बातें सुन सुन कर तो मेरे कान पक गए। पता नहीं ऐसा क्या काम करती हैं, भगवान जाने कब तक छाती पर मूंग दलती रहेंगी। भाभी भैया से ये सब कह रही थी। अब तक भैया ने एक शब्द भी नहीं कहा था। इस पर खिजती हुई भाभी बोली, अब कुछ बोलो भी, तुम्हारी सह पाकर ही तो सिर पर चढ़ती जा रही हैं। कल ही दीदी से साफ साफ बात कर लो, वरना मैं ही पूछ लूंगी। इस पर भैया का कुछ धीमी स्वर कुछ धीमी आवाज में सुनाई दिया, अरे ऐसा गजब मत करना, भाग्यवान उसी की कमाई से तो यह घर चल रहा है। कुछ और निर्णय ले लिया उसने तो पछताती फिरोगी। भूल गई क्या वो पिछली घटना, जब हमारे तंग करने पर गर्ल्स हॉस्टल रहने चली गई थी। वह तब घर में कैसे फाके पड़ गए थे, कितनी मुश्किल से मना कर लाए थे हम उसे। ये बातें नैना के दिल में नस्तर सी चुभ रही थी। ये सब बातें अब तो आए दिन होने लगी थी। नैना सुन सुन कर थक चुकी थी। हर बार खून का घूंट पी कर रह जाती। उसकी भूख खत्म हो चुकी थी। उसने थाली को वापस रसोई में लाकर रख दिया और चुपचाप अपने बिस्तर पर आकर लेट गई। नींद आंखों से कोसों दूर थी। सुबह उसे जल्दी मिसेज रमेश के यहाँ पहुँचना था। दिन भर कभी ट्रेन का तो कभी बस का सफर करना व एक जगह से दूसरी जगह पहुँचना, यह उसकी दिनचर्या का हिस्सा था। नैना फिजियोथेरेपिस्ट थी। उसे अपने मरीज के घर जाकर व्यायाम, मालिश आदि के बारे में बताना समझाना पड़ता। इसके लिए उसे मुंबई जैसे शहर में बहुत भाग दौड़ करनी पड़ती थी। उसके मरीजों में कई नामी गिरामी हस्तियां थी। काफी अच्छी प्रैक्टिस चल रही थी उसकी, पर इस मुकाम तक पहुंचने में उसे काफी मेहनत व संघर्ष करना पड़ा। जिंदगी के 15 साल उसने इस पेशे में बिता दिए थे, तब कहीं जाकर वह इस मंजिल तक पहुंची थी। उसे काफी कड़ी मेहनत करनी पड़ी थी अपने आप को स्थापित करने में। नैना को याद आने लगे वो दिन जब वह छोटी थी, बड़े भाई के बाद हुई थी। वह खूब नाजोसी पाला था उसे उसके मम्मी पापा ने। नन्ही प्यारी सी गुड़िया लगती थी वो। उसके पापा उसकी हर फरमाइश पूरी करते। हमेशा कहते, नैना की माँ देखना, एक दिन मेरी बेटी इतनी बड़ी अफसर बनेगी कि दुनिया इसके आगे झुकेगी। पढ़ाई में इतनी होशियार है और सुंदर भी है। इसके लिए तो मैं राजकुमारी सा दूल्हा ढूंढूंगा। माँ भी पिता का समर्थन करती। उनके यहाँ कई पीढ़ियों से बेटी नहीं हुई थी, अतः बेटे की बहुत ख्वाहिश थी उसके पापा को। पर यही हालत तब खत्म सी हो गई जब एक और बेटे की चाह में उनके यहाँ और 6 बहनें लाइन से पैदा हो गई। पिताजी सब संभाल ही रहे थे कि एक दिन हार्ट अटैक में चल बसे। उस वक्त वह 10वीं कक्षा में थी। साथ साथ बहनों में इकलौता भाई अधिक लाड प्यार से बिगड़ गया था। उसका मन पढ़ाई में बिल्कुल नहीं लगता था। वही नैना पढ़ाई में होशियार थी। पिता की मृत्यु के पश्चात माँ ने भी खाट पकड़ ली। अब तो स्वयं को पढ़ाई, घर का काम, छोटी छोटी बहनों की देखभाल, सभी की जिम्मेदारी अकेले नैना पर आ पड़ी थी। उसने पिता के मिले प्रोविडेंट फंड की रकम को बैंक में जमा करवाया तथा साथ ही ट्यूशन भी करने लगी। समय ने उसे वक्त से पहले ही परिपक्व बना दिया था। 12वीं के बाद उसने फिजियोथेरेपिस्ट का कोर्स किया। साथ ही घर परिवार, बहनें सबकी जिम्मेदारियों को निभाती रही। उसके पिता के दोस्त थे मोहन जी। उनकी सिफारिश पर उसे किसी प्राइवेट नर्सिंग होम में फिजियोथेरेपिस्ट का काम मिल गया। तब उसकी उम्र मुश्किल से 20 साल रही होगी। तब से वो कड़ी मेहनत में लगी हुई आज तक चल रही थी। बहनों को पढ़ा कर कुछ बना कर एक एक को निपटाती गई। वह माँ बिस्तर पर लेटी लेटी बार बार बलैया लेती रही। भाई आवारा निकल गया, बुरी संगत में रहने लगा। उससे तो घर में कोई मदद मिलती नहीं थी, उल्टे वही नैना से मांग मांग कर पैसे ले जाता। नैना जब अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हुई तब पाया कि बालों में सफेदी झलकने लगी थी। अपनी तरफ तो उसका ध्यान ही नहीं गया था। बीच बीच में जब कभी कोई रिश्तेदार उसके लिए रिश्ता लेकर आते तो माँ किसी न किसी बहाने से टाल देती। वह भी अपनी जिम्मेदारियों का एहसास कर अपने सारे जज्बातों को जज्ब कर लेती।
भाई की भी शादी हो गई। शुरू शुरू में तो भाभी का व्यवहार सही रहा, पर बाद में वही भाभी अपने रंग दिखाने लग गई। घर में नैना का स्थान सिर्फ पैसे कमाने वाले मशीन की तरह रह गया था। अब तो माँ भी कुछ कुछ बदलने सी लग गई थी। बहू की हाँ में हाँ मिलाते हुए वे भी नैना को ही बात बिन बात दोषी ठहराने लगती। भाभी भी अपनी ही दुनिया में मस्त रहती। आए दिन कुछ न कुछ फरमाइश नैना से करती रहती। कभी कहती दीदी आज डब्लू की फीस भरनी है, तो कभी कहती आज कपड़ों के लिए पैसा चाहिए, या आज पवित्रा कह रही थी कि बुआ से कहना मुझे साइकिल दिला दे। नैना भी भाई के बच्चों को माँ जैसा प्यार देती। अपनी सारी कमाई भतीजे भतीजी व घर पर लुटाती रहती। बहनों के खर्चे भी बढ़ते जा रहे थे। आज रानी के यहाँ तीज जाएगी, आज मंजरी के बेटा होने का फंक्शन है, उसके यहाँ सामान जाएगा। राजस्थान वाली बहन की मैरिज एनिवर्सरी है, उसके यहाँ अच्छा सा तोहफा लेकर भाई जाएगा। उसके लिए साड़ी, उसके सास ससुर के कपड़े, बच्चे के कपड़े, फल मिठाई जाएगी। उसका खर्चा आए दिन माँ की फरमाइश से कुछ न कुछ लगा ही रहता। उसने कभी सोचा भी न था कि उसे लाड करने वाली यही माँ, उसकी अपनी सगी माँ इतनी बदल जाएगी। उसकी शादी का तो कभी ख्याल तक नहीं आया, ऊपर से कुछ कह दो तो घर में हंगामा। माँ का रोना धोना शुरू की। आज तेरे पिता जिंदा होते तो मेरी यह दशा न होती। मैं तो अपाहिज हो गई हूँ, तुम्हारे टुकड़ों पर पल रही हूँ। मैं तो हूँ ही करम जली, मौत भी तो नहीं आती। माँ का बड़बड़ाना एक बार शुरू होता तो रुकने का नाम ही नहीं लेता। वह सुबह से एक कप चाय पीकर जल्दी निकल जाती और शाम ढले थकी हारी लौटती। भाभी से यह कभी न होता कि जहाँ डब्लू पवित्रा का टिफिन पैक कर रही है वहीं उसके लिए भी 2 पराठे सेक दे। हर महीने घर के खर्चे के लिए सारी कमाई हाथ में रख दो। उस पर भी यह दुख भरी जिंदगी क्या यूं ही घुट घुट कर जीती रहेंगी? क्या यूं ही चलती रहेगी जिंदगी? आखिर कब तक? सोचते सोचते उसकी आंखें लग गई। अगले दिन जब उठी तो सिर बहुत भारी था, मन नहीं कर रहा था तैयार होने का। पर घर पर रहकर भी क्या करती? दूसरे मिसेज रमेश की आर्थराइटिस बहुत बढ़ी हुई थी। उनका व्यायाम व मसाज करने के लिए जाना ही था। बहुत पुरानी मरीज थी और उसकी फीस भी अच्छी मिलती थी। वहाँ से बेमन से तैयार हुई, 1 कप चाय पीकर निकल पड़ी। उसके काम पर जाने के रास्ते में एक अनाथालय पड़ता था। वह जब भी विले पार्ले उतरकर अपनी मरीज के घर तक पहुंचती, उस अनाथालय की ओर बरबस ही उसकी दृष्टि उठ जाती। कुछ समय से 4-5 साल का एक प्यारा सा बच्चा अनाथालय के गेट को अपने नन्हे नन्हे हाथों से पकड़े खड़ा हुआ उसे जाते टुकुर टुकुर देखता रहता। वह भी उसकी प्यारी सी मुद्रा पर दृष्टि डाले बिना न रह पाती। काफी दिनों तक यह क्रम चलता रहा। एक दिन वह कुछ टॉफियां लेकर उस बच्चे के पास पहुंची और बैग से निकाल कर उसे देने ही वाली थी कि वह घबरा कर पीछे मुड़ा और लंगड़ाता हुआ अंदर चला गया। नैना उसकी चाल को देखकर उसकी परेशानी समझ गई और काफी देर तक वहीं खड़ी रही। उसका मन उस बच्चे को देखकर व्यथित सा हो उठा और अनमनी सी वह वहां से चल दी। उस दिन अपने सारे काम तो उसने निपटाए, पर मन के किसी कोने में वही बच्चा, उसकी लंगड़ाहट, मासूम सा चेहरा आदि आंखों के सामने तैरता रहा। अगले दिन वह जब फिर से वहां से गुजरी तब वही बच्चा उसे उसी मुद्रा में दिखाई पड़ा। वह यंत्र चालित सी उसके पास पहुंच गई। वह उसे देखकर पीछे मुड़कर लौटा नहीं। इस पर नैना ने उसे बैग से टॉफी निकाल कर देने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन बच्चे ने अपने हाथ नहीं बढ़ाया। नैना ने कहा, बेटा ले लो। इस पर वह तुतलाता हुआ बोला, आंटी डांटेंगी। नैना को बच्चे की इस बात से उसकी समझदारी का एहसास हुआ। उसने कहा, अच्छा बेटा एक बात बताओ, तुम्हारी आंटी हाँ कह देंगी तब तो ले लोगे ना? इस पर उसने हाँ में सिर हिला दिया। नैना ने पूछा, बेटा तुम्हारा नाम क्या है? छोटू, उसने जवाब दिया। नैना ने फिर पूछा, हमसे दोस्ती करोगे? उस पर फिर उसने हाँ में सिर हिला दिया। अब तो नैना का यह नित्य क्रम हो गया। वे दोनों मानो एक दूसरे की प्रतीक्षा में रहते थे। नैना के मन में मातृत्व की भावना हिलोर लेने लगी।
उसकी भी शादी हो गई होती तो उसके भी प्यारे प्यारे बच्चे होते। उसे वह बच्चा इतना प्यारा लगता कि उसने निर्णय ले लिया कि वह उसे गोद ले लेगी। उस दिन वह अपने एक मरीज जो कि वकील थे उनसे मिली। वह गोद लेने के सारे नियम जाने। उस दिन घर लौटने पर वह विचारों के झंझटों में ही उलझी रही। इस घर में रहकर तो उस बच्चे को पालना नामुमकिन था, फिर वह क्या करे। इसी कश्मकश में वह घिरी रही। फिर भी कुछ फैसले उसने कर ही लिए थे। उसने घर वालों की चोरी से बैंक अकाउंट खोल रखा था जिसमें वह हर महीने रुपए जमा कराती आ रही थी। अब तक तो काफी पैसे इकट्ठे हो गए थे। उसने निर्णय लिया कि वह अपना अलग घर ले लेगी, चाहे छोटा सा ही क्यों न हो। इस निर्णय में मानो उसे जीवन जीने की एक नई दिशा मिली। उस रात वह छोटू को लेकर अपने नए जीवन के बारे में सोचती रही। वह निर्णय लिया कि कल सबसे पहला काम वह अनाथालय की संचालिका से मिलने का करेगी। अगले दिन जब वह उठी तो बहुत खुश थी। उसे यूँ लग रहा था मानो सूरज की किरणें भी उसकी खुशी में साथ देकर दमक रही थी। वह तैयार होकर निकली। वह अनाथालय जा पहुंची। छोटू हमेशा की तरह अनाथालय के गेट के पास खड़ा था। उसे लेकर वह अनाथालय की संचालिका के पास जा पहुंची। वह छोटू को गोद लेने की अपनी मंशा उसने जाहिर की। उसकी आर्थिक स्थिति, कामकाज आदि के बारे में विस्तृत जानकारी पूछी गई। इन सब से संतुष्ट हो उसे कुछ औपचारिकताएं पूरी करने के लिए अगले दिन बुलाया गया। उस दिन उसने अपनी पहचान के वेल्डर से मिलकर एक फ्लैट खरीदने की बात की। वह अग्रिम राशि के रूप में रकम जमा करवाने की बात हो गई। फ्लैट भी वह देख आई। फ्लैट की चाबी भी उसे जल्दी ही मिल जाना तय हो गया। अब समस्या यह थी कि दिन भर छोटू के पास कौन रहेगा, कौन से स्कूल में उसे दाखिला दिलाना सही रहेगा, इसका भी प्रबंध उसने कर लिया। पूरे दिन की आय का इंतजाम हो गया। स्कूल भी घर के पास ही था। वहाँ भी नैना दाखिले की बात कर आई, फॉर्म वगैरह ले आई। अब बस छोटू का संरक्षण मिलते ही वह उसे घर लाने को आतुर थी। अपनी एक छोटी सी दुनिया शुरू करने के लिए जिसमें वह होगी और मातृत्व की कमी पूरा करने के लिए छोटू होगा, उसे बेटा मिलेगा और छोटू को माँ। उस रात घर आकर उसने अपने निर्णय से घर वालों को अवगत कराया। सबके चेहरे पीले पड़ गए। भाई व भाभी ने बच्चों की दुहाई दी। कहा, क्या तुम्हारे भतीजे भतीजी तुम्हारे अपने नहीं हैं? जो पराया बच्चा गोद लेने की सोच रही हो, वो भी जिसकी जात का पता नहीं, माँ बाप का भी पता नहीं। खूब रोना धोना हुआ। उसी तरह तरह से समझाया गया। रिश्तों की दुहाई दी गई। उसके दायित्व का एहसास कराया गया। साम दाम दंड भेद। जब कुछ भी काम न कर सका तब माँ ने रोना धोना शुरू कर दिया। नैना तब भी नहीं पिघली। उस दिन उसने पहली बार अपना मुंह खोला। किन रिश्तों की दुहाई दे रहे हैं आप लोग? मैं तो सिर्फ पैसा कमाने की मशीन हूँ। मेरे दर्द को कभी समझा आप लोगों ने? मेरी भावनाओं की कद्र की क्या आप लोगों ने? मैं तो छाती पर मूंग दल रही हूँ ना आप लोगों की। मेरी वजह से मोहल्ले में आपकी बेइज्जती होती है ना। मैं भी कभी विवाह योग्य थी क्या? मेरी चिंता हुई थी आप लोगों को? कहने को ये मेरी माँ है, पर इन 35 सालों में इन्होंने मेरे साथ जैसा व्यवहार किया वैसा तो सौतेली माँ भी न करती। फिर भाभी के लिए तो क्या कहूँ, वह तो पराये घर की लड़की है। मेरा यह भाई, जिसे भाई कहने में भी शर्म आती है, क्या दायित्व तो निभाया इसने भाई होने का? जब से होश संभाला है माँ तुम्हारी ही गृहस्थी को पार लगाती रही है ना। तुम्हारा यह लाडला संभालेगा अपनी जिम्मेदारी, तब सारे नेग पूरे करवाना। अपनी बेटियों के जो मुझसे करवाती रही, जिन बेटियों का पक्ष लेकर मुझसे लड़ती रही, अब आए ना ओ आप लोगों को संभालने। आपकी बेटियों ने भी जैसा व्यवहार मेरे साथ किया दुश्मन भी ना करता। सुबह से रात तक काम में अपने आप को डुबोए रखा। असमय ही बूढ़ा बना दिया मुझको। क्या मेरे कुछ अरमान नहीं हो सकते हैं? इसके बारे में सोचा कभी आपने? बहुत जी ली आप लोगों के लिए। अब जीऊंगी सिर्फ अपने लिए और अपने बेटे के लिए। सभी को आवाक छोड़ वह अपने कमरे में आई, अपना सामान समेटा और अगली सुबह का इंतजार करने लगी। अब वह भी अपने छोटे से घर में अपने बेटे के साथ रहेगी। अगली सुबह जब वह सूटकेस लेकर अपने कमरे से बाहर निकली तो देखा बैठक में पूरा परिवार जमा था। बच्चे सहमे हुए से खड़े थे। भाई ने बोलने के लिए मुंह खोला ही था कि तपाक से नैना ने कहा, बस मुझे और कुछ नहीं सुनना, मेरा निर्णय अंतिम निर्णय है।
और इसे मैंने बहुत सोच समझ कर लिया है। बच्चों की पढ़ाई के लिए मैंने बैंक में पैसे जमा करवा दिए हैं। ये लो पासबुक और चेकबुक। मैं नहीं चाहती कि आपके साथ ये निर्दोष भी सजा भुगते। और यह कहकर अपना सामान लिए वह तीर से निकल गई। सबको अवाक छोड़कर थोड़े दिनों तक वह हॉस्टल में रही। इस बीच उसे फ्लैट का चाबी मिल गया। घर का जरूरी सामान खरीद कर घर को व्यवस्थित किया। अनाथालय जाकर सारी औपचारिकताएं पूरी की और छोटू की उंगली पकड़ आ गई अपने घर। छोटू घर आकर बहुत प्रसन्न था। कहने लगा, आंटी ये घर तो बहुत सुंदर है। इस पर नैना ने छोटू से कहा, आज से मैं तेरी आंटी नहीं हूँ, माँ हूँ बेटा। बोल माँ, छोटू ने कहा। माँ। नैना ने उसे सीने से लगा लिया। उसकी आंखें नम थी। यह खुशी की भावनाओं का संकेत था। नैना ने निश्चय कर लिया कि वह घर पर ही ज्यादा से ज्यादा मरीज देखा करेगी ताकि छोटू के पैर को भी ठीक कर सके। अच्छे डॉक्टर को दिखाकर उसने छोटू की तकलीफ के बारे में जाना और उसे सही व्यायाम, मालिश आदि करना शुरू कर दिया। छोटू अब काफी ठीक हो गया था। उसका स्वास्थ्य भी अच्छा होने लगा था। नैना खुश थी अपने छोटे से संसार में अपने बेटे के साथ। दोस्तों, कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।